मेरी ये जो सीटी बजा रहा तेरा चरित्र ही खराब है। थोड़ी जल्दी बजा रहे, अभी देर लगेगी सीटी बजाने में। आदमी को देख के ही मार रहे हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत अच्छा आ रही है इनको, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी खामोशी को, मेरी संजय जी मैं आपको प्रणाम कर, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कि आपको वापस उठ के ना उधर बैठना पड़े। आप हमारे प्रिय हैं। नहीं क्या मतलब है, आते ही कि मैं संजय जी पे जो चढ़ा वो आदमी अगले को उधर जाके बैठना पड़ गया, ये बोले तीर इधर से मेरे ऊपर आ रहे हैं सारे। लेकिन मैं आपकी सहजता को प्रणाम करता हूं। जितना बढ़िया आपका पोस्टर में इतना बड़ा फोटो है, लेकिन आप फिर भी जमीन में बैठे हैं। आप वाकई यहाँ के जमीनी कार्यकर्ता है, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। इस बात पे आप भी ताली बजा दो, ऐसे सुमड़े जैसे मत बैठो। बहुत बढ़िया, बहुत। और ये पीछे जो इतनी महिलाएं खड़ी हुई है, मेरा हाथ छोड़ के निवेदन, आगे मत देखो पलट के, तुम्हारे लक्षण खराब है। काय के लिए खड़ी रहेगी उधर महिला यहाँ पर जबरदस्ती की? रात को जाए उनके घर पे जाके बैठे, यहाँ खड़ी रहेगी जबरदस्ती में। हो गया लाडली बहनों का काम 17 तारीख को, अपने को कोई मतलब नहीं है बढ़ने को। बहुत बढ़िया, इधर बैठी हुई है जितनी भी लाडली बहनें, मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। और आप आनंद के मूड में आ जाओ, ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लूंगा। जैसे मेरे बड़े भाई एजाज भैया ने बताया है कि सारे कवि कम कम पढ़ेंगे, हालांकि इन्होंने बाद में इशारा कर दिया कि तू इस पे लोड मत लेना, तेरा काम पूरा करना। ऐसा कहना पड़ता है, उससे क्या सो कंट्रोल में रहता है। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है और आदरणीय संजय जी ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। मैं चाहता हूँ एक बार जरा जोरदार ताली आदरणीय संजय जी के लिए। बाबूजी के ऊपर इन्होंने कविता लिखी, पूरे देश में इनका नाम बाबूजी पड़ गया। ये बात जब मुझे पता चली तो मैंने तो एक गीत लिखने का इरादा ही कैंसिल कर दिया। मैं मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर गीत लिखने वाला था। मैंने कहा अगर मैंने ये लिख दिया तो लोग मुझे पूरी दुनिया में चंपा के नाम से बुलाने लग जाएंगे, क्योंकि उसका नाम मैं चंपा के ऊपर लिखने वाला था। तो मैंने कहा ये रिस्क कौन लेके, लेकिन मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। केवल 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। मैं उससे पहले 4 पंक्तियों से पहले 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। जरा देखना चाहता हूँ कि आपकी गर्मी कितनी है आपके अंदर। मेरी अगर ये बात आप तक पहुंच जाए तो जितने लोग बैठे हैं, मेरी इन 2 पंक्तियों पर ताली मत बजाना। इस ठंड में आप यहां तक आए हैं, केवल अपने ऊपर गर्व कर अगर आप जोरदार तालियां बजा देंगे तो मैं अपना 10-15 मिनट का काम कर लूंगा। कि जितनी भीड़, अभी स्टार्टिंग में जब कार्यक्रम शुरू हो रहा था कह रहे थे कि ठंड बहुत है, यहाँ लोग अब आएंगे नहीं इतने, लेकिन मैं आप लोगों के ऊपर गर्व करके केवल आप लोगों के लिए 2 पंक्तियां कहता हूं। अगर बात पहुंच जाए तो पीछे तक के लोगों की तालियां देखना चाहता हूं कि जितनी भीड़ आई है सुनने इस काव्य अनुष्ठान को, अपने ऊपर गर्व कर लेना कि जितनी भीड़ आई है सुनने इस काव्य अनुष्ठान को। अभी तो पूरी नहीं करी मैंने, उसमें हो कर रहा है। ये होता पेटलावत का आदमी है। मैं मतलब जोश कितना भरा हुआ है इनके अंदर, लेकिन अगली लाइन अगर आप तक पहुंच जाए तो मैं इस सदन की बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि जितनी भीड़ आई है सुनने इस काव्य अनुष्ठान को, उतनी तो पहुंची नहीं देखने फिल्म पठान को। बस ये गर्मी बनाकर रखना तो 10-15 मिनट का काम कर लूंगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मस्ती के मूड में सुन रहे हैं। हकीकत कह रहा हूं, आनंद के मूड में आ जाना कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मसीह, जो इधर का मोहल्ला बहुत ज्यादा ऊर्जावान मोहल्ला है, प्रणाम करना चाहता हूं आपको। सही कह रहा हूं, संघर्षों का ये किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। संजय जी अब इधर देख लो, मेरी तरफ हो गया पीछे वालों का काम। बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए, सुनना बात को, बात बहुत बढ़िया बन, लेकिन मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूं, लेकिन प्रणाम करता हूं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं कि बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए, उस बात का एक एक शब्द भी हमें बजनी चाहिए। और पहली, दूसरी और तीसरी लहर के बाद भी यहाँ पर हम जिंदा हैं, तालियां इस बात पर भी बजनी चाहिए। याद करो जब आप, अब सोचो नहीं भी होगा वापिस कि आपने कि इतनी विविधता के बाद हम लोग एक साथ बैठकर यहाँ मुस्कुराएंगे, लेकिन कोरोना में ऐसी हालतें हो गई थी हमारी। वो हकीकत क्या, पहले अपना देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था, जैसे ही कोरोना आया तो अपने को पता चला कि डॉक्टर प्रधान देश भी है, क्योंकि जितने डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर नहीं थे उससे ज्यादा तो व्हाट्सएप पे ज्ञान परोस रहे थे। और भगवान की सौगंध ऐसा ऐसा ज्ञान परोस रहे, वो एक ने करो बोला कि नाक में नींबू नहीं छोड़ लो, फिर दूसरा है बोले नाक में पानी की नली छोड़ दो, फिर तीसरा है बोले नाक में काला नमक डाल दो। मैंने तीनों एक साथ कर लिए। बाद में मेरी पत्नी बोली कि अगर आप इसमें सोडा और डाल लो तो नींबू की शिकंजी आपकी नाक में ही तैयार हो जाएगी।
अरे तालियां तो अगली बात पे बजाना। मैंने पत्नी को कहा कि अगर तू पीने को तैयार है। हाँ ये आनंद ऐसा ही क्या, कोरोना में तो ऐसी ऐसी हालत हो गई यार, क्या करें। वो जैसे अनलॉक हुआ, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के, मैं कॉन्फिडेंस का कवि हूँ, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मैं जोश जोश में चला गया। वहां जाते कि मैं उस दिन अपनी चाइना वालों से झड़प हो गई थी, तो मैंने 4 पंक्तियां चाइना वालों पे बिल्कुल गरम गरम पढ़ दी कि जब शेर हिंद की सेना में खुद महाराणा ही जाग गए, बिन हथियारों के लगा के वो हाथों से गोले दाग गए, वो टाइगर ने जब रखा कदम यूं अपने ही अंदाज में, तो चीनी गीदड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गए। इसमें ताली बजाने वाली कोई बात नहीं थी। मैंने कहा कि आपको ताली बजाने के लिए, मैं तो ये बता रहा हूं कि मैंने जैसे ही ये पंक्तियां पढ़ी तो वहां भीड़ में से निकल के एक आदमी आया और उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया। मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा आज तो बड़े कवियों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया, मेरा भी नाम आ गया बड़े कवियों की लिस्ट में, मेरे भी खून से तिलक निकाल दिया। मैं खुशी खुशी घर पहुंचा तो सुबह ऐसे ही संजय जी जैसे आयोजक का फोन आया मेरे पास, बोले भाई साहब घर पहुंच गए क्या? मैंने कहा हाँ पहुंच गया हूं। बोले अब घर में ही रहना। मैंने कहा क्यों? बोले जिसने आपके तिलक निकाला था नहीं वो पॉजिटिव आ गया है। हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सही कह रहा हूं। आज तो ये कैमरा वाला बहुत ईमानदार आदमी जो कैमरा लगा के चला गया, यही छाती पर खड़ा रहता हमारे। और आजकल तो वो एक कैमरा और आ गया, वो आवाज करके नहीं छाती पे आके आ जाता बिल्कुल करके उल्टा हुआ। कैमरा होता है, बहुत खतरनाक चीज होती है वो। एक शादी में सबसे खतरनाक आइटम होता है फूफा जी, और उसके दिमाग में खुरापात ही चलती रहती कि कहां गेम फिट करूं। पूरी शादी का अलग ही कैरेक्टर। तो वो जो ड्रोन उड़ रहा, भाई साहब सुनना, बिल्कुल नहीं बात बता रहा, बिल्कुल वो ड्रोन उड़ रहा है ऐसे इधर उधर उड़ रहा है, वो शादी का पूरी लोकेशन बता रहा। इधर स्क्रीन पे बिल्कुल टीवी का शादी का सीन चल रहा, दूल्हा माला पहना रहा है, दुल्हन पहना रही, उधर उधर स्टाइल पे खाने वाने चल रहे, पूरे सीन को ड्रोन का कैमरा कवर कर रहा। अब फूफा जी के दिमाग में खुरापात सूझी। बोले वो ड्रोन वाले के पास गए, बोले थोड़ा ये ड्रोन और ऊपर तक ले जा ताकि पूरी धर्मशाला का फोटो नजर आएगा। वो ड्रोन वाला भी भावुक हो गया। वो जैसे ही ऊपर ले गया तो छत पे बुआ जी को ब्याई जी साहब अकेले में श्रीखंड खिला रहे। श्रीखंड का जवाब नहीं भाई। तालियां आई नहीं अभी बढ़िया वाली जरा। श्रीखंड तो मेरे को कहना पड़ा, हो तो कुछ और लिया था वहां पे। क्योंकि ध्यान रखना पड़ता है यार। और तो क्या ये बहुत बढ़िया था पेट। मैं आपको लक्षण समझ में आ गया जी, मैं बहुत बेकार आदमी। अपना आनंद लो, क्या मतलब है, अपन मस्ती के मूड में आ जाओ। सही कह रहा। वो एक देश का युवा, वो भारत जोड़ने के लिए निकला, एक कन्याकुमारी से ठेठ कश्मीर तक जोड़ रहा। उसको ये तो बताओ जाके कि तोड़ा था किसने? क्या मतलब है यार, अपने कहने और करने में बस तुम लीपा पोती जैसे हो। बात अगर पहुंच जाए तो फिर तालियों से सूचित करना कि कहने और करने में बस तुम लीपा पोती जैसे हो, कभी सीट से निकल न पाए तुम उस मोती जैसे हो। और मोदी को कहते हो राहुल तुम खुद समझ नहीं पाए, मोदी को कहते हो राहुल तुम खुद समझ नहीं पाए, पर 3 राज्य ने बता दिया तुम खुद पनौती जैसे हो। वाह क्या बात है, वाह वाह मुन्ना वाह, बहुत अच्छा। अच्छा वो कर्नाटक जीत गए राहुल जी, तो वो वहाँ कर्नाटक के विधायक का एक फोन आया ऐसे ही, वो फोन पे सही सुनना बात बता रहा हूँ। वो जैसे ही कर्नाटक जीत गए राहुल जी, दूसरे दिन फोन आया उनके पास, बोले लिंडा तो जस्ट टेल मी पुश कोकरिक बुमराह। ये बढ़िया है। तो वो समझे जीत की बधाई दे रहा होगा, तो उन्होंने बधाई देके ने फोन काट दिया। तो वापिस थोड़ी देर बाद वापिस फोन, बोला लिंडा तो जस्ट टेल मी पुश कोकरिक बुमराह। तो जाना यार, बधाई ढंग से नहीं दी तो वापिस बधाई देके ने फोन काट दिया। तीसरी बार वापिस फोन, बोले लिंडा तो जस्ट टेल मी पुश कोकरिक बुमराह। तो राहुल जी ने पीए को फोन दिया, बोले देख तो रहे क्या किया। बोले सर कोई विधायक का फोन नहीं, कंपनी का फोन है, बैलेंस डलाओ नहीं तो कल फोन बंद हो जाएगा। आनी रही थी, बढ़िया बढ़िया अपना आनंद के मूड में रो यार। क्या मतलब है जबरदस्ती टेंशन लेने के लिए? मैंने जितना लिखा हो मैं सब काम करके जाऊंगा। हकीकत कह रहा हूं, टेंशन के मूड में मत आओ। लेकिन बड़ा प्रणाम करना चाहता हूं आपको। आजकल जमाने बदल गए, फेसबुक पे लोग मदर्स डे मना रहे, सुनना वैसा
फेसबुक पे तो मदर जमा और ऐसे ऐसे चवन्नी छाप छोड़े फेसबुक पे लग रहा है माँ तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो घर पे जाके माँ को ही नहीं पूछते खुद जाके। अच्छा मैंने भी जोश जोश में अभी फेसबुक पे पोस्ट डाल दी, मैंने कहा माँ तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो नीचे से मेरी बीवी का फोन आ गया, बोले आज तो बहुत प्रेम उमड़ रहा माँ के प्रति। मैंने कहा कौन टेंशन मोल ले। मैंने तुरंत एडिट कर दिया, मैंने कहा मेरी ये पोस्ट मेरी बच्चों की माँ के लिए अरे तालियां तो अगली बात पे बजाना। उसी पोस्ट में मेरी खुद की माँ का कमेंट्स आया, बोला कमीने घर पे आ फिर बताती हूँ तेरे को। बोला सही कहा संजय जी, अपने जमाने में मदर्स डे ऐसे थोड़ी मनता था, मातृशक्ति इतनी बैठी हुई। आपकी तालियां अगली बात पे देखना चाहता हूँ। हमारे जमाने में जब हम छोटे थे, दादा आनंद नागर जी बैठे हुए हैं, हमारे जमाने में जब हम छोटे थे ऐसे मदर्स डे थोड़ी मनता था क्या? अपना मदर्स डे कैसे मनता था? अपन जैसे जरा सी भी कोई गलती होती थी और अपन जब माँ के हत्थे चढ़ते थे तो फिर तो आधे घंटे तक अपने जो झापटे पड़ते थे, जो बेलन पड़ता था, जो धोने की पड़ती थी, आधे घंटे में बिल्कुल लाल चट कर देती थी। और जब अपन कांच में जाके अपनी शक्ल देखते थे तब अपने को लगता था कि आज अपना मदर्स डे बन गया है। लेकिन साहब कॉन्फिडेंस, इतने जूते पड़ने के बाद भी, इतनी मार खाने के बाद भी चुप रहते थे, क्योंकि शाम को घर पे फादर आते थे और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि एक दिन में दो दो त्योहार बने। बहुत अच्छे, क्या बात है। तालियां बजाओ एक बार जरा बढ़िया वाली। जिंदाबाद। लेकिन हकीकत कह रहा हूं, क्योंकि माता पिता में हकीकत, अच्छा पिताजी का टेरिफ अलग हुआ करता था। ये भाई साहब बहुत बढ़िया टाइम पे आए, अपन ही जल्दी शुरू हो गए। हाँ, ये दो काम करके आए, एक ही रात में दो आनंद की बात ही अलग होती है। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन प्रणाम करना, मैंने कहा ना पिताजी का टेरिफ अलग होता है, वो अलग लेवल पे कूटते हैं, बिल्कुल जाते हैं। और जिस दिन अपने स्कूल का रिजल्ट आने वाला होता है उस दिन तो कुटाई का विशेष सत्र चलता है अपने घर में। और माता पिता की जिस दिन लड़ाई होती थी, मैं खुद चुपचाप अपनी किताबें कापियां खोल के बैठ जाता था। मैंने कहा अगर ये दोनों लड़ रहे हैं, इनके लड़ने के बाद इनके दोनों में से उड़ता तीर मेरे ऊपर ही आने वाला है, क्योंकि जो आपस में पूरा नहीं पटक पाएंगे तो ये मेरे ऊपर ही आएंगे। लेकिन हकीकत कह रही आनंद, हकीकत कह रहा हूं, हंसी चेहरे के पीछे वो गम पहचान जाती है। हंसी चेहरे के पीछे वो गम पहचान जाती है। जरा सी मान मनवार से ही वो मान जाती है। और न जाने क्या रिश्ता है ये रब जाने, न जाने क्या ये रिश्ता है ये रब जाने। मैं रहूं परदेश में भी भूखा तो मां पहचान जाती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। आनंद के मूड में मैं दो ही तरह का काम करता हुआ, लेकिन प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत मस्ती के मूड में आप बैठे रहो, हकीकत कह रहा हूँ। और ये क्या लिखा हुआ मेरे खुद से, राइटिंग मेरी भी बहुत खराब है। सही अपने आनंद के मूड में रहो, हकीकत कह रहा हूँ। लेकिन संघर्ष होगा ये किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। बड़े लोग बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई आदरणीय आजाद जी के संचालन में आज बहुत दिनों बाद कर रहा हूं, अपनी काफी एक जचवाने की कोशिश करता हूं। प्रणाम करना चाहता हूं। आपने 3 राज्यों का एक परिणाम दिया है और आपने स्पष्ट संकेत दिया है कि अपनों को चॉइस में क्या करना है। लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और इस सदन की सर्वाधिक बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि संघर्षों का ये किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। मैं जो आज कह रहा हूं ये अनंत काल तक माना जाएगा। और भूल जाएंगे ये लोग कि ताज प्रेम की निशानी है। भूल जाएंगे ये लोग कि ताज प्रेम की निशानी है। अब हिंदुस्तान को दुनिया में राम मंदिर से जाना जाएगा। क्या बात, क्या बात, वाह। जरा लगाना हो तो जरा जोरदार लगाओ। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये हम बीच में इसलिए ऐसे करते हैं ताकि थोड़ी अगली वाली चीज याद में आ जाए। लेकिन बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, हकीकत कह रहा हूं, बात नहीं है। आज तो आपने श्रृंगार रस की एक हमारे, देखो ये जोश में भी आ जाना पड़ता कभी कभी। हमारे हिंदी कवि सम्मेलन मंच की एक वीर रस की कवियत्री शादी करके ससुराल पहुंची। शुरू ही दिन किचन के अंदर सासू मां ने घेरने की कोशिश करी। बोले तुझे आलू भिंडी की सब्जी बनानी भी आती कि खाली मंच पे तलवार ही चलाती रहती थी। अब वो वीर रस की कवियत्री थी, 1 मिनट में समझ गई कि आज किचन में मेरा घेराव हो रहा है और अगर आज इस सासू मां की फाइल नहीं निपटाई तो ये पूरी उम्र मेरे को टीचती रहेगी। तो उन्होंने कहा चलो सासू मां किचन के अंदर आपको बताती हूँ कि आलू भिंडी की सब्जी कैसे बनती है। अब वो वीर रस की कवियत्री थी, हर रात लाखों की भीड़ को निपटाती थी, सासू मां का लग रही उसके आगे। तो किचन के अंदर ले गई और अपनी ही स्टाइल में सासू का मां को निपटाया। बात अगर पहुंच जाए तो मस्ती लेना। और किचन के अंदर ले गई और अपनी ही स्टाइल में सुनाया। बोले सुन ले रे सास,
कैसे बनेगी ये साग सारी थोड़ी तुझे आज समझा कर ही मानूंगी। पहले काटे आलू फिर चीरी भिंडी मैंने सारे ही मसालों को हिला कर ही डालूंगी। फिर जो लगेगी आग कैसी ये बनेगी साग, सुनना आप भी, कि फिर जो लगेगी आग कैसी ये बनेगी साग अपने ही हाथों से खिला कर ही जानूंगी। और बनी हुई साग पे जो जुबान हिलाई तूने राम की कसम तो जुबान काट डालूंगी। उसके बाद सासू माँ ने आज तक पूछने की हिम्मत नहीं करी कि तेरे को और कुछ भी बनाना आता है क्या। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। लेकिन मैं प्रणाम करता हूं, इतना मेकअप करने के बाद भी इतनी महिलाएं यहाँ मुस्कुरा रही हैं। मेरी 7 पीढ़ियां आपकी आभारी रहेगी। सही कह रहा हूं, रंग जब चेहरे से उतरता है, रंग जब चेहरे से उतर। आइए मेरा प्रिय भाई और देश का लाडला कवि स्वयं श्रीवास्तव जी आ रहे हैं। एक बार जरा जोरदार ताली इनके लिए बजा दीजिए। आइए संजय भाई, आप भी आ जाइए, मंच पे आ जाइए। हाँ हाँ, अरे मंच आपका, अभी तो पेमेंट भी नहीं दिया, कैसे मना कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। फोटोग्राफर साहब इधर 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 इधर। ये मुन्ना के लिए आप कहो तो मैं फिर से शुरू करूं अगर आपको सुनना हो तो। क्योंकि आप थोड़ा लेट हो गए, मैं बहुत सारी बातें बोल गया जो आपने सुनी नहीं। जमी भी है वो, इसलिए और कोई बात नहीं। तो आप एक बार ताली बजा दो तो मैं शुरू हो जाता। और कोई बात नहीं, बाकी आपका कुछ करना मत। आप फिर भी वो संजय जी के ऊपर खींच गया लपक के। अब आप रिलैक्स महसूस कर रहे हो और कोई बात नहीं है। मैं बहुत बढ़िया कवि हूँ और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं बात कर रहा था, रंग जब चेहरे से उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है। नहीं आई समझ में? अगली बात आएगी समझ में, आएगी धीरे धीरे। रंग जब चेहरे से उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है। लेकिन मेकअप जब चेहरे से उतरता है तो बीवी भी पहचान में नहीं आती है। सही कह रहा हूं, 4 पंक्तियां देता हूं और फिर मस्ती के मोड में आ जाना कि वो चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती है। जरा पीछे तक के लोग, इसकी आवाज बढ़ा देना अगर कम पड़ रही हो। पीछे तक आवाज आ रही बढ़िया तो आके बैठ जाओ। काहे के लिए छाती खड़े हुए वहां पे? देखो चुनाव निपट गया, कोई आपको आके नहीं कहेगा कि बैठ जाओ। सारा मामला निपट गया। आवाज बढ़ा रहा बढ़िया के रंग जब चेहरे, वो राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती है। वो राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती है। बासी से बासी खाने को भी लजीज बना देती है। और इन ब्यूटी पार्लर वाली का कोई भरोसा नहीं। ये ललिता पवार को भी जैकलिन फर्नांडिस बना देती है। आनंद के मूड में आज मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बंद कर लो। क्या मतलब है, यहां से ले जाके अपनी गर्लफ्रेंड को बताओगे और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर मेरे पास आ जाएगी। तुम जबरदस्ती में न्यूटा है। फेसबुक पे चला जाओगे, कितने लोग चलाते फेसबुक? जरा हाथ खड़ा करना एक बार। इंटरनेट पे दिखा रहा है फेसबुक का नया खेल, थोबड़ा भी उसका लाइक करना जिसकी खोपड़ी में खोपड़े का नहीं तेल। सब एक दूसरे की वाल पे फोकस चक्कर खा रहे हैं। वो छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को ही उल्लू बना रहे। छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को ही उल्लू बना रहे। ये फेसबुक का खेल है निराला। जिस छोरी को मैंने रिक्वेस्ट भेजी निकला मेरा साला। एक छोरा एक छोरी के हर बात में राजी है, तो छोरे को पता ही नहीं है उसी के पिताजी है। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। और जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। और काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती। आखिरी पंक्ति पर इस सदन की फिर बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती तो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने में गरीब सुदामा को इतनी तकलीफ नहीं होती। वाह। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं और माइक पर आते ही अगर घनघोर तालियां ना बजे तो मैं वापस बैठ जाता हूं। कि इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लाज कर सकता हूं। ठंडे ठंडे इन दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूं। मेरी हर बात पर जो आपकी खुशी छलकती रहे मैं अब भी आपकी बैटरी चार्ज कर सकता हूं। हाँ। और नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा है। मंदोदरी रावण की बीबी थी और रावण मेरा फूफा जी लगते हैं। हालांकि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, महापंडित और विश्व विजेता था। उसमें लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे मंत्री संतरी कुलगुरु और यहां तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी ये नहीं कहा कि
कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। अनुभव अपनी जगह है, कॉन्फिडेंस अपनी जगह है। और मैं तो जहां से आया हूं, हमारे यहाँ के लोगों का तो कॉन्फिडेंस ही बड़ा तगड़ा है। मेरे यहाँ तो लोग छत पे छतरी सेट करने चढ़ते हैं और पड़ोसन सेट करके नीचे उतर जाते हैं। अपना कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस के मामले में मेरा भी कोई कॉन्फिडेंस कम नहीं है। मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत तगड़ा है। मेरे यहाँ तो मेरी तो शादी चल रही थी, 2 फेरे हुए और दुल्हन उठ के चली गई। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, पूरे 7 फेरे किए मैंने पंडित के साथ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए हकीकत। लेकिन प्रणाम करना चाहता, जीवन में उद्देश्य पूरा होना चाहिए। मुझे आप केवल 10 मिनट देना, 15 मिनट सुनाऊंगा, 20 मिनट में बैठ जाऊंगा। ये बात मैं हर आधे घंटे में बताता रहूंगा जब तक कि मेरा 1 घंटा पूरा नहीं हो जाता। जीवन में आए उद्देश्य पूरा होना चाहिए। हकीकत कह रहा हूं, जीवन में आए हो तो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। और ये बात मैंने भगवान श्री राम से सीखी है कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। कॉन्फिडेंस के मामले में आज भी पूरे दुनिया में, पूरे देश में मेरा नंबर दूसरा आता है भाई साहब। कॉन्फिडेंस के मामले में आज भी पूरे देश में मेरा नंबर दूसरा आता है। पहले पे अमित शाह बैठे हुए हैं। सही कह रहा हूं, वो जमीन दिखा के आसमान जीत लेते हैं, वो तारे दिखा के चांद जीत लेते हैं। और कौन समझ पाया इस देश में आज तक अमित शाह को, वो 2 राज्य देके हिंदुस्तान जीत लेते हैं। और क्या भगवा उड़ाया था चुनाव के टाइम पे। सही कहा संजय जी, हमारे यहाँ तो चुनाव के टाइम पे वो डोकरी मर गई थी। सही कह रहा हूं, चुनाव की वजह से नहीं मरी, वो तो ऐसी ही मर गई थी। वो तो चुनाव के टाइम पे मरी, इसलिए बता देखना लहर कितनी खतरनाक थी मोदी जी की। वो डोकरी मर गई, इधर हंडी चल रही, उधर 5 औरतें छाती पीट के रो रही, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती। अचानक 2 मिनट के बाद वो डोकरी के हाथ हिलने लग गए, पांवों के पंजे भी हिलने लग गए। तो सबसे पहले तो वो औरतें चुप हुई जो कह रही थी कि अम्मा हमें भी साथ में ले चलो। उन्होंने देखा डोकरी रिटर्न हो गई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। बिल्कुल आंसू, बिल्कुल चुपचाप हो गई, कोई बोलने को तैयार नहीं। बड़े वाले बेटे ने हिम्मत करी, सुना आजाद भैया, बड़े वाले बेटे ने हिम्मत करी पास में जाने की। पास में गए, बोले माता जी आप वापस प्रकट हो गए हो, ये पूरे परिवार के लिए खुशी की बात है, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो डोकरी बोली कि बेटा मैं वापस नहीं आई हूं, मैं तो स्वर्ग के दरवाजे पर चली गई थी, लेकिन एक बात तुझसे कहना रह गई थी, इसलिए मैं वापस पलट कर आई हूं। तो बेटे ने फोर्स देके पूछा, वो डोकरी ने जवाब दिया, तालियां ढंग की बजा देना अगली बात पे। वो बड़े वाले बेटे ने फोर्स देके पूछा, बोले ऐसी कौन सी बात थी जिसको कहने के लिए आप स्वर्ग के दरवाजे से वापस आ गई? बोले केवल एक बात तुझसे कहना रह गई थी। बोले क्या? बोले आएगा तो मोदी। लहर कितनी खतरनाक, लोग ऊपर से आ गए कहने के लिए। यार सही कह रहा हूं, इसीलिए कहता हूं कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। यह अवतार जिस देश है वो पूरा काम कर दिया। आदरणीय संजय जी, भगवान श्री राम के तो चरण ही अपने आप में कमाल है। कौशल्या के आंगन में रखा, प्रजाभक्त हो गई। अहिल्या की शिला पर रखा, श्राप मुक्त हो गई। मिथिला के स्वयंवर में पहुंचे, सीता राम में लीन हो गई। दंडकारण्य वन में पहुंचे, धरती असुरों से विलीन हो गई। निषाद राज की कुटिया में पहुंचे, मित्रता पार हो गई। केवट की नैया पर बैठे, बहुसागर के पार हो गई। सबरी की कुटिया में पहुंचे, असुरों की धारा उमड़ गई। हनुमान की हथेली पर रखा, भक्त की कीर्ति दुनिया में बढ़ गई। सागर के तट पर रखा, रामेश्वरम की नींव गड़ गई। लंका की धरा पर रखा, लंकेश की नींद उड़ गई। और आखिरी लाइन पर आपकी संवेद तालियां उठे कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। क्या बात, वाह 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 मुन्ना, बहुत अच्छी बात। लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो गरीब की टीआरपी बढ़ गई। लगा लो एक बार, फिर से लगा लो, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ठीक हो गया। मैं अगली बात करूं, नहीं तो और कोई बात नहीं। वो रामायण के दौरान रहे थे, लॉकडाउन के दौरान रामायण आ रही थी, तो संजय जी मेरे पड़ोस में एक बुआ जी वो मेरे से बोले भलो वे कोरोना को राम जी का दर्शन करे दीदा। मैंने कहा बुआ जी हो तो अच्छो रहो कि आपने कोरोना होयो को नहीं। वरना यमराज का भी हो ही सकता था। लॉकडाउन के दौरान तो कई तरीके की स्थिति सही है। मेरे खुद के जैसे अनलॉक हुआ, सही है, लॉकडाउन के दौरान मैं कॉन्फिडेंस वाला हूं, सही कह रहा हूं संजय, मैं कॉन्फिडेंस वाला कभी। लॉकडाउन के दौरान मैंने हिम्मत करी, मैंने आज कुछ भी हो जाए, नवरात्रि आई थी लॉकडाउन में, मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा कुछ भी हो जाए
माताजी के दर्शन करके छोड़ूंगा। मैं घर से बाहर निकला, हमारे गांधी चौराहे पे 2 लट्ठे पड़े पुलिस वालों के, लेकिन कॉन्फिडेंस, हिम्मत नहीं आ रही। मैं माताजी के मंदिर में पहुंचा, माताजी मंदिर में थे ही नहीं। फिर हमारे यहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर है, मैंने कहा इनके दर्शन कर लो, भोलेनाथ जी भी मंदिर में नहीं। फिर हमारे बस स्टैंड पे बालाजी का मंदिर है, मैंने कहा चलो इनके दर्शन कर लो, बालाजी भी मंदिर में नहीं। आखिर गांधी चौराहे पे फिर 2 लट्ठे पड़े, घर पे पहुंचा। बाद में जैसे ही अनलॉक हुआ तो मैं शिकायत लेके माताजी के पास पहुंचा। मैंने कहा माताजी, मैं 2 लट्ठे खा के आपके दर्शन करने आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो माताजी बोले कि बेटा फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, किसी के भी घर में रुपये पैसे की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैं लक्ष्मी का रूप धारण करके लोगों के घरों में विचरण करने चली गई। उसके बाद में भोलेनाथ जी के पास पहुंचा। मैंने कहा भोलेनाथ जी, मैं 2 लट्ठे खा के आपके दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो भोलेनाथ जी बोले कि बेटा मैंने सर पे गंगा विराजित कर रखी है, किसी के भी घर में पानी वानी की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैंने नगर पालिका का काम संभाल रखा था। तालियां तो बड़ी वाली अगली बात तो बजाना। उसके बाद में बालाजी के पास पहुंचा। मैंने कहा बालाजी, मैं 2 लट्ठे खा के आपके दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो बालाजी बोले कि बेटा जो गांधी चौराहे पे तेरे 2 लट्ठे पड़े थे नहीं, बहुत अच्छे। पुलिस वाले के रोल में मैं ही था। बोले ईश्वर किस रूप में आ जाए मालूम नहीं पड़े, लेकिन साहब इस सदन की सर्वाधिक तालियां देखना चाहता हूं कि उस दौर में, जिस दौर में एक बेटा अपने बाप को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, इन्हीं पुलिस वालों ने उन्हें शमशान तक पहुंचाया है। क्या बात, वाह वाह वाह, हकीकत क्या बहुत कुछ भी पुलिस के ऊपर कुछ भी टिप्पणी कर दे, लेकिन पुलिस अपने बात में ईश्वर का रूप होती है। एक खाकी के जीवन में कितना दर्द समाया होता है, हर पल होता मौत से सामना, वो जिंदगी को दगा देता। मैं हर बार पढ़ता हूँ इंसाफ नहीं मिलेगा। यहाँ लिखने से मोबाइल में बड़ी बात कहता हूँ संजय जी, जिन फैसलों को लेने में सरकार और कोर्ट देरी करती है, कभी कभी उन फैसलों को पुलिस वाले 2 घंटे में निपटा कर बता देते हैं। और आपको अगर पता करना हो तो उत्तर प्रदेश में जाके देख लेना, आजकल वहां पे बुलडोजर से यही काम चल रहा है। सही कह रहा हूं कि इंसाफ नहीं मिलेगा। यहाँ लिखने से मोबाइल में, हमारे फेसबुक पे अगर हिंदुस्तान में किसी बेटी के साथ जब कोई दुराचार हो जाता है तो हम केवल फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट डाल के अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अब होना क्या चाहिए, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, जो इधर का जो मोहल्ला बैठा आपको समर्पित करता हूं कि हिंदुस्तान में अब होना क्या चाहिए कि इंसाफ नहीं मिलेगा। यहाँ लिखने से मोबाइल में मुझे 4 पंक्तियां और याद है कि अशोक भाई आपको समर्पित करता हूं कि रीति रिवाज और संस्कृति से जो तेरी निगाह न हटती, हिंदुस्तान में हर महीने कुछ न किसी बेटी के साथ दुराचार हो जाता है। और उसका कारण क्या है, माता बहनें बैठी हुई है कि रीति रिवाज और संस्कृति से जो तेरी निगाह न हटती तो तेरे परिवार की इज्जत भी उस समाज में न घटती। और आफताब की जगह अगर माँ बाप पर विश्वास किया होता तो श्रद्धा तेरी लाश 36 टुकड़ों में न कटती। क्या बात। और हर महीने अगर ऐसा तो उसका रिजल्ट क्या है, क्या करना चाहिए हिंदुस्तान में? इस मोहल्ले की तालियां बड़ी देखना चाहता हूं कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ लिखने से मोबाइल में। अब वही करना है जो होता है अरब और इजराइल में। वो चाहते हो कि सुरक्षित रहे बेटियां इस देश में, तो बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में। क्या बात है। पुलिस अपना काम ईमानदारी से करना चाहती है, लेकिन दुख तो तब होता है जब पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, थूका जाता है। और कोई इन पुलिस वालों को भी कोई कम टेंशन नहीं होती है। वो पिछली केंद्र की सरकार में तो एक मिनिस्टर साहब ने घोषणा कर दी थी, बोले अब जो खुले में शौच करने जाएगा उसे पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। ये बढ़िया। कौन कर रहे हैं बंद? मिनिस्टर साहब आ रहे बंद करने, ये गांव के लोग एक दूसरे को करेंगे करना, बेचारा इन पुलिस वालों को हालांकि जीव दौड़ी कितनी टेंशन होगी। हवेरे 5 बजे मुखबिर को फोन आएगा कि भेड़ियों खेत की वागड़ पे बैठो, इन गिरफ्तार करो। नहीं, ये अगर ढीले ढीले पहुंचे तो भेड़ियों निमट ले तो वाह गई और ज्यादा टेंशन, वरने भी लोन सबूत भी तो को। अरे तालियां तो अगली बात पे बजाना, हकीकत में तालियां तो अगली बात है कि वो अगर थाने पे जाए बंद नट जाए, ये हमारी है ही कोनी। तालियां बजानी ना बढ़िया वाली यार। मतलब पुलिस वालों के कितनी टेंशन। मेरे शहर में तो आजाद भैया जगह जगह कैमरे लगा रखे पुलिस वालों ने, बस स्टैंड पे कैमरा, गांधी चौराहे पे कैमरा, रेलवे स्टेशन पे कैमरा। तो और ज्यादा पुलिस वालों की टेंशन खड़ी हो गई। वो एक मनचले बेवड़ा ने फोन लगा दिया थाने पे, बोला सर वो बस स्टैंड का कैमरा चालू है क्या? बोले हाँ चालू है, क्या हो गया वहां पे? बोला सर वो पुलिस वाले खड़े हैं क्या?
बोले हाँ खड़े हैं, क्या हो गया वहां? बोले नहीं वो रतलाम की बस उभी के निकलेगी, बताइए दो। बोला हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती यार। और वैसे भी गीता के 19वें अध्याय में लिखा है कि यदि तम ब्रह्मांडस्य कस्यचित् प्राणिनाम हसितुम शक्नोति तत्वा बृहदाय कविनाम सम्मेलनाम करिष्यामि। नहीं आप हंस रहे हो, आपको इसका मतलब मालूम है क्या? नहीं मालूम है तो काय के लिए हंस रहे हो? मैं बता रहा हूं, नहीं यहाँ से खड़े रह के। हालांकि देखो मालूम तो मेरे को भी नहीं है, ये तो मैंने कहीं पढ़ा था, मन के पढ़ दो, जैसा होगा वैसे निपटेंगे। वो तो फिर बाद में भाई साहब ने मेरे को बताया, बोले बेटा गीता के 19 अध्याय होते ही नहीं 18 पे खत्म हो जाती है। तब मेरे को लगा कि बड़ा होना जीवन में कितना। हालांकि देखो मेरे को गीता का नॉलेज भी होता तो मेरे को कौन सी पंडिताई करनी थी। और बहुत सी बार जो आजकल पंडिताई करते हैं उनको भी नॉलेज नहीं होता। मेरे मोहल्ले में अभी राम कथा हुई, पंडित जी ने वृतांत सुनाया, बोले हनुमान जी श्रीलंका के अंदर कूदे और रावण की धोती धू धू करके जलने लगी। तो मैंने कहा यार पंडित जी ये वाला वृतांत तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो पंडित जी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, बोले नहीं बेटा आग तो हनुमान जी की पूंछ में ही लगी थी, रावण की धोती तो धोके ना तार पे सुखा रखी थी, उसने आग पकड़ ली। यार हिंदुस्तान में मतलब डैमेज कंट्रोल, ताली बजा एक बार जरा बढ़िया वाली। बहुत अच्छा। बोले हिंदुस्तान में डैमेज कंट्रोल और ये कवि क्या है, जितने कवि है बेटे ये सब डैमेज कंट्रोल करने के मामले में माहिर है। आज तो खैर ये भाजपा का मंच, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन उधर राजस्थान में पिछले, अब तो खैर वहां पे भी भाजपा हो गई है, पिछली बार उधर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सही कह रहा। तो ये 90% कवि भाजपा वाले होते हैं और उधर राजस्थान में जाता है और उधर हालत टाइट हो जाती है हमारी, क्या करना क्या अपने को मंच पे। क्योंकि जिस आयोजक को देखो, जैसे आज हमको चमका है वैसे जिस आयोजक को देखो वही हमको चमका के जाता है। राहुल गांधी के खिलाफ अब हमारे टेंशन के करना क्या मंच पे। वो एक मंच पे तो पिछली सरकार में एक मंच पे तो मैं जाके भूल गया, मैंने जाते ही कि मैं जो राहुल जी को उधेड़ना शुरू किया, और सामने ऐसे अध्यक्ष जी बैठे हुए और ऐसे ऐसे कर रहे। अच्छा मेरे को लग रहा है कि इनको मजा आ रहा, तो मैंने और उधेड़ना शुरू किया। तो फिर नीचे से एक पर्ची आई, बोले बेटा मंच कांग्रेस का आज पेमेंट लेके जाएगा क्या अटैची भी यहीं छोड़ के जाएगा। तो मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, और डैमेज कंट्रोल किया, ताली उस बात को बजाने मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। मैंने कहा राहुल अगर 97 पे आउट नहीं होता तो भारत आज वर्ल्ड कप जीत जाता। अध्यक्ष जी ने फिर ताली बजाई। मैंने हम तो क्या डैमेज कंट्रोल करने के मामले में माहिर है। हालांकि संजय जी मुझे भी उस व्यक्ति के लिए डैमेज कंट्रोल करना पड़ा जिसने पूरी पार्टी को ही डैमेज करके रख रखा है। सही कह रहा, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में राहुल जी ने मंच से घोषणा कर दी, बोले मैं पांडव हूं बाकी सब कौरव है। मंच से घोषणा करी, बोले मैं पांडव हूं बाकी सब कौरव है। तो पूरे भाजपा के लोग उनके पीछे पड़ गए, बोले कैसे कहते अपने आप को अपने पांडव, कैसे कहते अपने आप को अपने पांडव। तो राहुल जी ने पीए से पूछा कौन थे रे पांडव, तेने बुलवा तो दिया मेरे से, मेरे को तो ध्यान ही नहीं कौन थे पांडव। तो पीए ने बताया सर ये पांडव जो थे ये महाभारत के एक पात्र थे। बोले नहीं दिखाओ मेरे को कौन थे पांडव। आखिर कार्यालय पे टीवी मंगाई गई, टीवी के अंदर महाभारत चलाई गई। अब संजोग से वो वाला दृश्य चल गया, इधर पांडव मुंह लटका कर बैठे हुए, इधर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, ऊपर से ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण साड़ी दे रहे। तो ये दृश्य देख के राहुल जी को गुस्सा आ गया, बोले ये क्या दिखा रहे हो मेरे को, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 मूर्ख मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, कौन है मूर्ख। तो पीए ने बताया सर यही पांडव है। तो बोले वहां तो फिर उधर के आदमी का नाम लेने के लिए बोल देता, बोला सर वो कौरव है उन्हीं का आदमी तो खींच लिया। तो पेटलावाद वालों तालियां तो अगली बात को बजा देना बड़ी वाली। वो बोले वहां तो फिर जो ऊपर से साड़ी दे रहे उनका नाम लेने के लिए बोल देता, बोला सर वो पूरी दुनिया के सम्राट है, आपके एक के फोड़े पड़ रहे उनके 16,108 है। वाह होता नहीं कुछ उनसे, समय की अपनी मर्यादा है। मेरे को याद आ गई वो बात, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, 4 चीजें पढ़ता चाहता हूँ कि होता नहीं कुछ उनसे पर सब कुछ झोंक रहे हैं। कोरोना की आपको बात बता रहा था, वो जिस दिन हिंदुस्तान में रफेल आया, पाकिस्तान वाले ने भी जोर जोश में फोन लगा दिया फ्रांस वालों को, बोले कितने का है, बोले 16,000 करोड़ रुपए का। तो इसने बात पलट दी, और सुनाओ तुम्हारे कोरोना के कितने मरीज चल रहे हैं। तो फ्रांस वालों ने फिर फोर्स देके पूछा, बोले कितने पैक करना है। तो इसने फिर बात पलट दी, बोले वैक्सीनेशन हो गया कि चल रहा है अभी आपके यहाँ।
तो फिर फ्रांस वालों ने जो 4 पंक्तियां पाकिस्तान को की, जरा इस सदन को फिर गर्मी देखना चाहता हूं कि ये वो फाइटर है बेटा हाँ। जिससे पूरा जमाना धूसता है, ये वो फाइटर है बेटा जिससे पूरा जमाना धूसता है। बात मुद्दे की भी करो तो तुझे मजाक ही सूझता है, और भाड़े के आतंकियों को बॉर्डर पर भेजने वाले, भाड़े के आतंकियों को बॉर्डर पर भेजने वाले औकात तेरी तमंचे की नहीं, और भाव रफेल के पूछता है। हाँ क्या बात है। इस पे कमजोर रही है, अगली वाली पे बढ़िया वाली बजा देना। ये तो फ्रांस वालों ने कहा, जो बात मुन्ना बेटरी ने पाकिस्तान को कही, बस एक बड़ी तालियों के साथ मुन्ना बेटरी को विदा कर देना कि बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं। बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं। हम अपनी पर अगर आ जाएं तो इतिहास गढ़ देते हैं। और जितने का खर्चा तू परमाणु बम पे करता है पाकिस्तान, जितने का खर्चा तू परमाणु बम पे करता है पाकिस्तान, उतने का सैनिटाइजर तो अपन हाथों पे ही रगड़ देते हैं। हाँ क्या बात है, वाह।